उस समय 10,000 महिलाओं का घर से निकलना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं आज भी यदि कोई सम्मेलन हो महिलाओं का तो 10,000 कितनी नहीं है। इवन जैसे आजकल आपने राजस्थान मान लो दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, मोदी जी की रैली करवा दो मान लो जयपुर में, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी 10,000 महिलाएं नहीं होती। सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, इनकी कोई बड़ी रैली करवा दो आप जयपुर के अंदर, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 10,000 महिलाएं। उस समय 10,000 महिलाओं का घर से बाहर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। उसमें दूसरा अध्यक्ष भी महिला है, मुख्य वक्ता भी। भारत में महिलाओं की लड़ाइयां पुरुषों ने लड़ी, महिलाओं की लड़ाइयां इस सती प्रथा के आंदोलन किसने चलाया? राजा राम मोहन राय। विडो मैरिज होनी चाहिए आंदोलन किसने चलाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चाइल्ड मैरिज बंद होनी चाहिए आंदोलन कौन चला रहा है? केशव चंद्र सेन, हरविलास साता। ये सारे कौन है? पुरुष। अपने सीधा सा है कि महिलाओं के सम्मान में सारे पुरुष मैदान में, लेकिन यहाँ महिलाओं के सम्मान में महिला ही मैदान। जब तक किसी समूह है, किसी ग्रुप, किसी क्लास के अंदर से लीडर नहीं निकलेंगे तब तक उस समूह का भला होगा। आज भी महिलाओं के आरक्षण की बात संसद में कौन करते हैं? पुरुष खड़े होकर कह रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दो। होना तो 50% चाहिए। जब महिलाएं 50% है तो सीटें भी कितनी होनी चाहिए? पर पुरुष कह रहा है 33 तो दे दो, फिर पुरुष ही कह रहा है ज्यादा हो जाएगा, महिलाएं उसमें कहीं भी दिखाई देती। तब हमारे राजस्थान की किसी गांव में 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना बड़ी जोरदार बात। मैं सोचता हूँ हो सकता है 10,000 थोड़ा ज्यादा लिख दिया, 5,000 भी कितनी भी होगी ना तो भी बहुत बड़ी बात है। आज के 90 साल पहले 5,000 का 10,000 आपने 10,000 मानते, 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना बड़ी बात है। और हम इस पर आते हैं कि क्यों इतनी महिलाएं आई, इसी क्षेत्र में क्यों आई और कहीं क्यों नहीं दिखती। आज भी आप राजस्थान में चेक करोगे सबसे ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन से कहाँ है? गर्ल्स एजुकेशन कहाँ पे? अब मैं कल वाली एक बात से रिलेट करता हूँ। कल हमने पढ़ा यज्ञ किया गया जाट प्रजापति महायज्ञ। आपने भी नाम सुना एक व्यक्ति का, स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम सुना? जिन्होंने एक संगठन बनाया था आर्य समाज। उसका नाम आर्य समाज क्यों रखा? वैदिक प्रथा थी उसमें, तो आर्य नाम क्यों? सार्य, कार्य, पार्य, चार्य, कुछ ही रखी। कार्य कर रहे थे, कार्य समाज कर रहे थे। क्यों नाम रखा उसका? आर्य समाजी नाम क्यों रखा? इंडिया की पहली सिविलाइजेशन आर्य थी। अक्स बता रहा है, कुछ सही बता रहा है। तू 2 दिन था गायब था, कभी नहीं था, बीच में नहीं आया था, तो एक दिन गायब हो गया था। यही बैठा था मैं सर, जो आर्य एक भी दिन अभिषेक नहीं हुआ तुम 20 दिनों? नहीं ना अभिषेक नाम तेरा? नहीं है वंश। ठीक है बता सर। जो प्रिंसिपल से आर्यंस के जो 10 प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड थे वो। आर्यंस के 10 प्रिंसिपल थे? हाँ। जो कहाँ पे पढ़ा तूने कि 10 प्रिंसिपल थे? मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ सर। कहाँ से? यही बना वीडियो तो बाद में तो लिखा है कि आर्यन के 10 प्रिंसिपल है ना? ऐसा कहाँ लिखा? नहीं लिखा हुआ, बट वो 6 साल में ऐसा मैनिपुलेट करता है ना आपको कि वो समझ में आ जाता है। चल ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो बात आगे के लिखा है। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो हमने एक दिन एक बात पढ़ी थी, उसको वापस रिलेट करता हूँ। हमने 57 की क्रांति में पढ़ा कि अंग्रेज हमारी सामाजिक परंपराओं में इंटरफेयर कर रहे थे। तब मैंने थोड़ा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे वो सती प्रथा बैन कर गए, विडो मैरिज शुरू किया उन्होंने। जब अंग्रेजों ने ये काम करना शुरू किया, 2 बातें थी। एक तो अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि इंडियन सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है। क्या है, अभी तक महिलाओं के साथ सती प्रथा है, अभी तक चाइल्ड मैरिज होते हैं तुम्हारे, विडो मैरिज नहीं होते तुम्हारे, कास्ट सिस्टम है तुम्हारे अंदर, बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है तुम। लगातार जब अंग्रेजों ने ये कहा तुम बैकवर्ड हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम बैकवर्ड हो, फिर अंग्रेजों की सरकार थी। सरकार में कोई आदमी बैठ के बात करता, लोगों को फील भी होता है, अपने वालों को लगने लग गया कि हम बैकवर्ड है।
अच्छा, यदि हम बैकवर्ड है इसका मतलब अंग्रेज फॉरवर्ड है, इसका मतलब अंग्रेज श्रेष्ठ, वो सुपीरियर और हम उनसे इंफीरियर, उनसे कमजोर है कहीं ना कहीं। लोगों में ये भाव आने लग गया। अगर जो देखो हम तुम्हारे रिफॉर्म कर रहे हैं, हम तुम्हारे सुधार कर रहे हैं, हम आए सती प्रथा बैन की, हम आए विडो रिमरी शुरू की, हम आए चाइल्ड मैरिज बैन की। ऐसे टाइम में जब सोसाइटी का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जा रहा था, सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि हम बैकवर्ड है, अंग्रेज फॉरवर्ड है, एक व्यक्ति सामने आते हैं, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका नाम। हम कतई बैकवर्ड, और जब अंग्रेजों को ये चीजें नहीं पता थी तब भी हम सबको ये चीजें पता थी, हम बहुत फॉरवर्ड है। हमारे में पहले सती प्रथा नहीं थी, हमारे में पहले बाल विवाह नहीं थे, हमारे में पहले कन्यावध नहीं था, हमारे में पहले विधवाओं की शादी होती थी, हमारे में पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, हमारे में पहले छुआछूत नहीं थी। अब तो है, सब बीच में खराब हो गए। पहले सही थे, बीच में खराब हुए, तो खराब ही चल रहे, हम वापस सही हो जाएंगे। और सही होने के लिए हमें अंग्रेजों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता तो कहां से सीखोगे? कहां लिखा हुआ कि पहले तुम्हारे सती प्रथा नहीं थी? कहां लिखा हुआ कि पहले तुम्हारे बाल विवाह नहीं होते थे? तो स्वामी जी ने कहा कि भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी किताब है? और ऋग्वेद में एक भी जगह सती प्रथा नहीं। ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कास्ट सिस्टम है उसके अंदर। और जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है, फिर ऊंच नीच नहीं, अपर और लोअर कास्ट वाला नहीं है, और अपर और लोअर वाला नहीं है, तो अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत नहीं है फिर तो समाज के अंदर। उसमें क्या तुम्हारे कास्ट सिस्टम है? तो स्वामी जी कहते हैं हमारे देखा हुआ कि वर्ण होते हैं, वर्णा सिस्टम है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पढ़े और पढ़ाए वो ब्राह्मण, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, वो वैश्य, और जो सेवा करे, नौकरी करे, वो शूद्र। आज मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं ब्राह्मण, मुझे लगे कि ना यार ये दिल्ली के माथा पची पढ़ने पढ़ाने कौन करे, बॉडी बॉडी बना के फौज में जाकर तो मैं ही क्षत्रिय। थोड़ी देर बाद मुझे लगे अरे यार ये फौज में गोली गोली लग जाएगी, मर जाएंगे फालतू में, गांव जाके खेती कर लेते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं, तो मैं ही वही। और मुझे लगता है कि यार खेती में तो राम जी राजी होते तो बारिश होती है, वरना होती नहीं, इससे अच्छा किसी जाके नौकरी कर ले, तो मैं ही। ये भी हो सकता है मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं ब्राह्मण, मेरा भाई फौज में जाए तो वो क्षत्रिय, मेरे पापा गांव में खेती करे तो, मेरे अंकल यदि किसी की नौकरी करे तो वो, एक ही परिवार में 4 वर्ण के, किससे छुआछूत करेंगे आपस में? एक व्यक्ति अपना प्रोफेशन चेंज करता है, प्रोफेशन चेंज करता है, उसका वर्ण भी चेंज होता है, कैसे होगी? हम तो वर्णा सिस्टम के लोग हैं। ये बीच में हमारे में गलतियां हो गई, सुधार लेंगे, इसके लिए मैं अंग्रेजों की तरफ देखने की आवश्यकता। हमारे ऋग्वेद में कहीं सती प्रथा नहीं है, ऋग्वेद में कहीं बाल विवाह नहीं है, ऋग्वेद में कहीं कन्यावध नहीं है। अब भी हम वैसा वैसा कर लेंगे, इसके लिए हमें अंग्रेज कौन होते हैं सुधारने वाले? इसलिए उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? बैक टू द वेदांत। क्या कहा? जो वेदों में लिखा है उसको सही माने, क्योंकि सबसे पुरानी किताब कौन सी हमारी? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद में लिखा हो उसे माने। ऋग्वेद के लोग जैसे रहते थे वैसे हम रहेंगे। ऋग्वेद के लोगों को कहा गया आर्य। क्या कहा गया? तुम आर्यों जैसा समाज बनाए। जैसा समाज बनाएंगे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? एलीट, कुलीन, श्रेष्ठ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्य। जैसे यदि कभी टीवी पर रामायण महाभारत भी देखी हो तो सीता जी राम जी को जाकर कहे आर्य पुत्र, आर्य है श्रेष्ठ पिता के पुत्र। आप आज से एक दूसरे को बोला कि है आर्य मित्र, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे को आर्य मित्र कहते हो, आपके मित्र को आर्य मित्र कहते हो, इसका मतलब आप खुद क्या हो? आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? खुद को तो श्रेष्ठ को, ये तो कहा जा सकता। अच्छा, स्वामी जी ने ये भी कहना शुरू किया, जब हमारे पहले लड़कियां पढ़ती थी, हमारे पौराणिक साहित्य में, हमारे वैदिक साहित्य में एग्जाम्पल है गार्गी और मैत्रेयी। राजा जनक के दरबार के अंदर जो गार्गी है वो याज्ञवल्क्य ऋषि से डिबेट करती है बात, और याज्ञवल्क्य को हराने वाली होती है। याज्ञवल्क्य को लास्ट में कहना पड़ता है कि गार्गी तो चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जैसे हम याज्ञवल्क्य गुस्सा आ रहा है, याज्ञवल्क्य गार्गी को हरा नहीं पा रहे। हमारे तो महिलाएं पढ़ती थी, यदि महिलाएं भरी सभा में डिबेट कर रही है, इसका मतलब घूंघट तो नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, लड़कियां पढ़ती है, हम वापस हमारी समाज की लड़कियों को पढ़ाएंगे। तो आर्य समाज ने इन बातों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया।
राजस्थान में आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव शेखावाटी में है। आर्य समाज ने कहना शुरू किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, हमारे पहले मूर्ति पूजा नहीं है, तो पहले भगवान को राजी करने के लिए क्या था, यज्ञ। इसलिए हम क्या करेंगे, यज्ञ। इसलिए शेखावाटी के आंदोलन वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो राजस्थान में आर्य समाज का सबसे पहले प्रभाव शेखावाटी, शेखावाटी में भी जाटों को, शेखावाटी में भी ये आंदोलन जाट किसानों का। अब जुड़ी बातें आपके वो आंदोलन और इनकी महिलाओं का इकट्ठा होना एक साथ। इसलिए आप राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में, वो भी स्पेशली जाटों के अंदर आप देखेंगे कि 3 पीढ़ी पहले दादी जी की उम्र की महिलाएं भी नौकरी में, दादी जी की उम्र की महिलाएं मिल जाएगी जो नौकरी के अंदर मिल जाएगी। इवन आप अपने आसपास में किसी से पूछेंगे, आपके दादी जी की, आपके जो परदादी जी, आप मेरे से 1 पीढ़ी बात पढ़े तो आपके 1 पीढ़ी और 4 पीढ़ी पहले की महिलाएं मिल जाएंगी। इवन आप आसपास में नोटिस करेंगे, आज के बाद पूछेंगे, यदि आप घर वालों से पूछेंगे तो शेखावाटी में वो भी स्पेशली जाटों के अंदर दहेज प्रथा नहीं, मृत्यु भोज लगभग बंद हो गए। अब वापस शुरू हुए हैं पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया आने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया ने इन चीजों को शो ऑफ किया है। सोशल मीडिया ने 2 चीजों की तरफ लोगों को ज्यादा बढ़ाया है, ये जो दहेज या महंगी शादियां, इस प्रकार की चीजें। दूसरा धार्मिक यात्राएं। आप ना दादाजी की उम्र के लोगों से जाके पूछो कि कितने मंदिर गए और जीवन में कितनी बार गए, वो कोई आपको बेमुश्किल 1-2 बार मिलेंगे कि फलाने फलाने मंदिर गए। अब खाटू श्याम जी भीड़ टूट के पड़ी है, अपना यहाँ का खाटू श्याम जी है तो इससे खाटू श्याम जी, बाकी वैष्णो माता, ये केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का तो मतलब था आदमी बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, 4 धाम यात्रा करेगा। जब घर से निकलता था ना आदमी तो घर वालों को नमस्ते करके जाता था, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं, जीवन समाप्त है। 4 धाम यात्रा करने की वजह भगवान के पास जाना है, 4 धाम यात्रा हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। आजकल लोग संडे को चले जाए, हर संडे को मोक्ष प्राप्त करके वापस आ जाए। तो सोशल मीडिया ने कई चीजों को और बढ़ावा दे दिया। तब ये बड़ा सुखद लगता है कि हमारे राजस्थान में आज के 90 साल पहले अपनी समस्याओं के लिए महिलाएं इकट्ठी, और तभी पार पड़ेगी महिलाओं की जब महिलाओं की समस्या के लिए महिलाएं खुद खड़ी होगी अपने साथ। कोई भी वर्ग, कोई भी समाज जब तक उसके अंदर से लीडरशिप नहीं निकलती है तब तक उस समाज का भला होता। ये दिन हमने पहले बात की थी, मगर हिंदुओं में एजुकेशन जल्दी आई, इसलिए हिंदुओं में समाज सुधारक जल्दी आए, हिंदुओं में नेता जल्दी आए, इसलिए सोशल रिफॉर्म जल्दी हो गई। मुसलमानों में एजुकेशन नहीं आ पाई, इसलिए मुसलमानों में नेता नहीं उभर पाए, समाज सुधारक नहीं उभर पाए, इसलिए सोशल रिफॉर्म नहीं हुए, या देरी से, या अब तक चल रहे हैं उनके अंदर, बाकी अंदर जल्दी हो गए। तो ये चीज याद रखना, दिमाग के अंदर। एक और बात पे गौर करता है, अध्यक्षा कौन है, किशोर कौन है, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। किसकी पत्नी है? अभी हमने नेता पढ़े, लिखना नहीं है, क्या लिखोगे, सरदार हरलाल सिंह में जाके लिख लो किशोर देवी की पत्नी। क्या किसी महिला की आइडेंटिटी ये है कि वो किसी की पत्नी है? क्या वो 10,000 महिलाओं को जब नेतृत्व कर रही है उनकी अपने आप में कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं है अपने आप में। हम उनको किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के क्यों देते? पर मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ। एक महिला और लिखा हमने उपमा दे, कौन है? ठाकुर देशराज की पत्नी। कौन है? क्या ऐसा नहीं है कि केवल वे पुरुष जो नेतागिरी करते हैं उनकी घर की महिलाएं भी नेतागिरी में जाती? क्या आज दिन तक आपको देखने को नहीं मिलता कि हमारी ज्यादातर महिलाएं नेताएं किसी ना किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करती जो पॉलिटिक्स में? क्या आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या ऐसी महिलाएं पॉलिटिक्स में आ पाई है जिनके परिवार पॉलिटिक्स में नहीं? बहुत रेयर, बहुत रेयर। ये सोचने वाला विषय है। केवल वे ही महिलाएं पॉलिटिक्स में है जिनके परिवार भी पॉलिटिक्स में, और अब चूंकि वो महिलाएं पॉलिटिक्स में आ भी गई तो भी चलती उनकी नहीं। अभी भी पॉलिटिक्स उनके कौन कर रहे हैं? परिवार वाले। कुछ अंगुलियों पर गिनने लायक उदाहरणों को छोड़कर कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सर यहाँ नहीं है, बाकी ज्यादातर। इसलिए हम गांव में देखते हैं सरपंच पति, सरपंच साहब सरपंच की तैयारी कर रहे थे, इनको सरपंच का चुनाव लड़ना है, और अचानक पता चला सीट महिला आ गई तो उनकी पत्नी नहीं चुनाव लड़ी। तो सारे काम कौन करे? भाई बात समझ लो। पर फिर भी हम कहते हैं कि कुछ भी हो, यदि उन परिवारों से भी महिलाएं आई पर इस बहाने महिलाओं को थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो मिला, महिलाएं बाहर तो निकली। कोई है, एक पीढ़ी में वो महिलाएं आई जिनके परिवार पॉलिटिक्स में,
दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते स्वतंत्र रूप से भी बाहर आएगी, स्वतंत्र रूप से आएगी तो महिला को और पता होगा। तब लगता है कि आज से 90 साल पहले भले ही ये महिलाएं पॉलिटिशियन परिवारों से बिलोंग करती थी, पर उस समय इतनी हजार महिलाओं का इकट्ठा होना, उनको लीड करना, उनको भाषण देना, भरतपुर से यहाँ पर आगे मुख्य वक्ता बनना, ये सब बात में बड़ी बात है। याद रहेगा कटरातल सम्मेलन, मैं अक्सर इसलिए बताता हूँ, आप इंटरव्यू देने जाओ कोई, वहां आपसे कोई पूछ ले कि आप क्या, वैसे लड़कियों से हमेशा सवाल पूछा ही जाता है कि आपकी नजर में आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है, आप कौन सी पर्सनालिटी को फॉलो करना चाहेंगे। ज्यादातर उन्हीं की जाती लड़की का नाम ले, महिला का नाम ले, तो वो यदि किसी पुरुष का नाम ले उसके जाता है तो खुद ही नहीं मानती कि महिला आदर्श है, महिला का नाम ले लो तो महिला का नाम किसका है, तो हम अक्सर नाम लेते इंदिरा गांधी, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या आपने अभी जो वर्तमान में मनु भाकर, पीवी सिंधु, ऐसे बड़े बड़े नाम लेते। ये जैसे नाम लेते इनके बारे में 10 सवाल और निकल जाते हैं। आपने जैसे का झांसी की रानी के बारे में 4 बात और बताओ, थोड़ा दिल बच गए। यदि ऐसा कभी हो तो अपने कहें ना किशोरी देवी, अगला पूछेगा किशोरी देवी कौन, हम कहेंगे कटरातल सम्मेलन। कटरातल सम्मेलन क्या, हम बताएंगे 25 अप्रैल 1934 को हुआ, क्या हुआ था, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी, क्यों इकट्ठी हुई थी, सियोहट के सामंती दुर्व्यवहार के खिलाफ इकट्ठी थी, और कौन आया था उसमें, हम और नाम बताएंगे। ये कहाँ की घटना है, इसे करती है, वहां पर ये घटना क्यों हुई, वहां आंदोलन चल रहा था, किस बात का आंदोलन था। अगला वही सवाल पूछ रहा है जो हमको छोड़ना चाह रहे हैं ना। ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल याद रहेगा आपके। अगला 2 लाइनें छोड़ गई।